जो आंचल तीन तीन आसमानों को ढक सकता था, वो आज कफन के एक टुकड़े को तरस गया। गांव की सरहद पर बना वो मिट्टी का घर सिर्फ चार दीवारों का ढांचा नहीं था, वो सावित्री के खून और पसीने की गवाही था। जब सावित्री के पति रघुनाथ की हैजे से मौत हुई, तब सावित्री की उम्र महज 25 साल थी। गोद में 3 साल का रमेश, 2 साल का सुरेश और छाती से चिपका हुआ 6 महीने का सबसे छोटा बेटा नरेश। लोग आए, सांत्वना दी और अपनी अपनी नसीहतें देकर चले गए। किसी ने कहा लड़कों को अनाथालय छोड़ दो, अपनी दूसरी शादी कर लो। तो किसी ने कहा एक अकेली औरत 3 बच्चों को कैसे पालेगी, भूखों मर जाएगी। सावित्री ने आंसू पोंछे, अपनी फटी साड़ी का पल्लू कमर में कसकर बांधा और गरज कर बोली, ये मेरे पति के अंश हैं। अगर मेरी 10 उंगलियां सलामत हैं तो मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मैं भीख मांगूंगी, मजदूरी करूंगी, पत्थरों से पानी निकालूंगी, पर अपने बेटों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगी। और सावित्री ने वही किया। सुबह 4 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता, सावित्री उठकर पहले तीनों बच्चों के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और फिर जमींदार के खेतों में काम करने को निकल जाती। कड़ाके की ठंड हो या झुलसा देने वाली गर्मी, सावित्री के पैर कभी नहीं थमे। दोपहर में वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में सिलाई करती। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। तीनों बच्चे भूख से बिलख रहे थे। सावित्री के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था और छाती में दूध भी सूख चुका था। उसने पानी में थोड़ी सी चीनी घोली और तीनों बच्चों को पिलाकर सुला दिया। उस रात सावित्री ने भगवान की मूरत के आगे रोते हुए कहा था, हे ईश्वर, मेरी जान ले ले पर मेरे बच्चों को निवाला दे दे। अगले ही दिन उसने अपनी शादी का आखिरी गहना, एक सोने की लौंग, सुनार को औने पौने दाम में बेच दी ताकि बच्चों के लिए दलिया ला सके। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, सावित्री की मेहनत और रंग लाई। उसने खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन बेटों के लिए हर साल त्योहार पर नए कपड़े सिलवाए। उसने खुद सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाई, लेकिन बेटों की थाली में हमेशा घी की चुपड़ी रोटी परोसी। बड़ा बेटा रमेश शांत और गंभीर था। सावित्री को उस पर सबसे ज्यादा नाज था, क्योंकि वो पढ़ाई में तेज था। मंझला बेटा सुरेश थोड़ा चंचल और दुनियादार था, लेकिन माँ के सामने हमेशा सीधा बनता था। और सबसे छोटा बेटा नरेश, सावित्री का लाडला, जिसे उसने कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। जब रमेश ने 10वीं कक्षा में जिले में टॉप किया, तो सावित्री के पास मिठाई खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने घर में रखे थोड़े से गुड़ और चने को मिलाकर लड्डू बनाए और पूरे मोहल्ले में बांटे। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, रघुनाथ जी, देख रहे हो ना, आपके बेटों ने मेरा सर ऊंचा कर दिया। वक्त का पहिया घूमता रहा। माँ ने अपनी हड्डियों को गलाकर तीनों बेटे जवान और काबिल बना दिए। रमेश ने शहर के बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। सुरेश ने वकालत की पढ़ाई शुरू की और नरेश ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया। इन सब की फीस भरने के लिए सावित्री ने अपना वो मिट्टी का घर भी गिरवी रख दिया, जिसे उसने अपनी जवानी के दिनों में एक एक ईंट जोड़कर बनाया था। जब रमेश की पहली नौकरी बंगलौर की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में लगी, तो वो माँ के पैर छूने आया। माँ, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म। अब मैं कमाऊंगा, तुम बस आराम करना, रमेश ने कहा था। सावित्री का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने रमेश के माथे को चूमते हुए कहा, बेटा, मुझे आराम नहीं चाहिए। बस तुम तीनों भाई हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहना। मेरी सबसे बड़ी वसीयत तुम्हारी एकता है। कुछ ही सालों में सुरेश की वकालत भी चल निकली और वो दिल्ली में सेटल हो गया। नरेश को मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट मिल गई। तीनों बेटों की शादियां ऊंचे घरानों में हुई। सावित्री ने अपनी सूखी झुर्रीदार हथेलियों से बहुओं का स्वागत किया। उसने सोचा था कि अब उसके जीवन की ढलती शाम इन बच्चों के आंगन में सुकून से बीतेगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही महीनों बाद बदलाव की बयार बहने लगी। जब रमेश की पत्नी, जो एक अमीर खानदान की लड़की थी, पहली बार गांव आई, तो उसने सावित्री के फटे हाथों और देहाती लहजे को देखकर अपनी नाक सिकोड़ ली। रमेश, तुम्हारी मम्मी कितनी बैकवर्ड हैं। इनके साथ में 1 मिनट नहीं रह सकती, उसने बंद कमरे में रमेश से कहा था। और रमेश, जो कभी माँ के आंचल के बिना सोता नहीं था, अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने लगा।
यही हाल सुरेश और नरेश का भी था। बहुओं को सास एक बोझ और अतीत का एक ऐसा हिस्सा लगने लगी जिसे वे अपने हाई फाई समाज में किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। एक दिन तीनों बेटे अपनी अपनी गाड़ियों से गांव पहुंचे। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि उसके बेटे उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। उसने सुबह से ही उनके पसंद के पकवान बनाए, खीर, पूरियां और आलू मटर की सब्जी। लेकिन जब तीनों भाई आंगन में बैठे तो उनके चेहरों पर माँ के लिए प्यार नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेरुखी और हिसाब किताब का तनाव था। शाम को रमेश ने बात शुरू की। माँ, हम तीनों अपने अपने शहरों में बहुत व्यस्त रहते हैं। वहाँ फ्लैट्स छोटे हैं और हमारी लाइफ स्टाइल भी अलग है। इसलिए हम सब ने मिलकर एक फैसला किया है। सावित्री ने उत्सुकता से पूछा, क्या फैसला किया है बेटा? क्या तुम लोग मुझे अपने साथ ले चल रहे हो? सुरेश ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, नहीं माँ, साथ रहना मुमकिन नहीं है। प्राइवेसी की प्रॉब्लम होती है। हमने तय किया है कि तुम साल के 4-4 महीने हम तीनों के पास रहोगे। 4 महीने रमेश के पास, 4 महीने मेरे पास और 4 महीने नरेश के पास। और हाँ, गांव का ये घर और जो थोड़ी बहुत जमीन बची है उसे बेचकर हम आपस में बांट लेंगे, ताकि हमारे नए फ्लैट्स की ईएमआई चुकता हो सके। ये सुनते ही सावित्री के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस जमीन और घर को बचाने के लिए उसने अपनी जवानी खपा दी, उसके बेटे उस जमीन को ही बेचने की बात कर रहे थे। और सबसे बढ़कर उसकी ममता का 4-4 महीने का शिफ्ट तय किया जा रहा था। सावित्री ने कांपती आवाज में नरेश की तरफ देखा। नरेश, बेटा, तू तो मेरा सबसे छोटा है। तूने भी यही सोचा है? नरेश ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ माँ, भैया लोग जो कह रहे हैं वो सही है। आजकल शहरों में ऐसा ही होता है। सावित्री के दिल पर मानो किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसने अपनी आंखों के आंसू सुखाए, अपनी रीढ़ सीधी की और अत्यंत शांत लहजे में कहा, ठीक है, अगर तुम तीनों की खुशी इसी में है तो मुझे मंजूर है। घर बिक गया, जमीन बिक गई। सावित्री के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा संदूक बचा, जिसमें उसकी कुछ फटी साड़ियां, उसके पति की एक पुरानी तस्वीर और बच्चों के बचपन के कुछ खिलौने थे। बंटवारे के नियम के अनुसार पहले 4 महीने सावित्री को बड़े बेटे रमेश के पास बंगलौर जाना था। बंगलौर का वो आलिशान फ्लैट किसी महल से कम नहीं था, लेकिन सावित्री के लिए वो एक सोने का पिंजरा बन गया। बहू रीमा को सावित्री का ड्राइंग रूम में बैठना पसंद नहीं था। मम्मी जी, आप अपने कमरे में ही रहा कीजिए। जब हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो आप अजीब से सवाल पूछती हैं, जिससे हमारी इंसल्ट होती है। रीमा ने एक दिन साफ साफ कह दिया। रमेश ये सब देखता था, पर चुप रहता। वो अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन चुका था। सावित्री को खाना भी समय पर नहीं मिलता था। नौकरानी जो बचा कुचा खाना दे जाती, सावित्री वही खाकर सो जाती। रात को जब वो खांसती तो रमेश आकर कहता, माँ, धीरे खांसा करो, बच्चों की नींद खराब होती है। 4 महीने पूरे होने का इंतजार रमेश और उसकी पत्नी ऐसे कर रहे थे जैसे कोई सजा कटने का इंतजार करता है। जैसे ही 4 महीने का आखिरी दिन आया, रमेश ने राहत की सांस ली और सावित्री का संदूक उठाकर दिल्ली वाली ट्रेन में उसे बिठा दिया। दिल्ली में तो सुरेश का घर और भी बदतर साबित हुआ। सुरेश की पत्नी रागिनी बेहद कड़क मिजाज की थी। उसने सावित्री को अपने बच्चों को छूने तक से मना कर दिया था। आप गांव की अनपढ़ औरत हैं, आपके हाथ साफ नहीं होते, बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा, उसने कहा। सावित्री पूरा दिन कमरे की खिड़की से बाहर देखती रहती। वो माँ जिसने कभी पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचाया था, आज एक नौकर से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। उसने सुरेश से कहा, बेटा, मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दे, छाती में बहुत दर्द है। सुरेश ने झुंझलाते हुए कहा, माँ, छोटी छोटी बातों पर बीमार मत पड़ा करो। ऑफिस में वैसे ही बहुत काम है, और अगले हफ्ते तुम्हें वैसे भी नरेश के पास मुंबई जाना है, वहीं डॉक्टर को दिखा लेना। सावित्री ने चुपचाप करवट बदल ली। उसकी आंखों से जो आंसू बहे, उन्होंने उसके तकिए को पूरी तरह भिगो दिया। उसने समझ लिया था कि वो अब एक माँ नहीं, बल्कि एक पार्सल बन चुकी है, जिसे एक पते से दूसरे पते पर भेजा जा रहा है। जब सावित्री नरेश के पास मुंबई पहुंची तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। नरेश उसका सबसे लाडला बेटा था, इसलिए सावित्री को उम्मीद थी कि शायद यहाँ उसे थोड़ी सी ममता मिल जाए।
लेकिन मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। नरेश सुबह 7 बजे निकलता और रात को 12 बजे लौटता। उसकी पत्नी रिया पब और पार्टियों में व्यस्त रहती थी। सावित्री को घर के एक कोने में बने स्टोर रूम जैसे छोटे से कमरे में जगह दी गई। एक रात मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट से सावित्री का दिल घबरा रहा था। उसे अपने गांव का वो मिट्टी का घर याद आ रहा था, जहां बारिश होने पर वो अपने तीनों बेटों को अपनी छाती से चिपका लेती थी ताकि वे डरे नहीं। अचानक सावित्री के सीने में तेज दर्द उठा। ऐसा दर्द उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वो दर्द से करहाती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। उसने नरेश के बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। नरेश, बेटा दरवाजा खोल, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। नरेश, सावित्री ने हांफते हुए कहा। अंदर से रिया की आवाज आई। नरेश, देखो तुम्हारी माँ फिर से कोई नाटक कर रही हैं। कल सुबह हमें हॉलीडे के लिए मुंबई निकलना है। सोने दो इन्हें। नरेश ने अंदर से ही चिल्लाकर कहा। माँ, दराज में बाम रखा है, लगा लो और सो जाओ, सुबह बात करते हैं। सावित्री का हाथ दरवाजे के हैंडल से फिसल गया। वो दीवार का सहारा लेकर वापस अपने अंधेरे कमरे में आ गई। उसने फर्श पर पड़े अपने उस पुराने संदूक को खोला। उसमें से अपने पति रघुनाथ की धुंधली हो चुकी तस्वीर निकाली। तस्वीर को अपनी छाती से लगाते हुए सावित्री ने रोते हुए कहा। रघुनाथ जी, आपने मुझे जल्दी क्यों छोड़ दिया? देखिए, आपके शेर, आपके बेटे आज इतने बड़े हो गए कि उनके घरों में अपनी माँ के लिए 6 फीट की जगह भी नहीं है। मैं थक गई हूँ रघुनाथ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझे अपने पास बुला लीजिए। सावित्री ने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थी, जैसे प्रकृति भी उस माँ के भाग्य पर रो रही हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें धीरे धीरे मध्यम होने लगीं। अगली सुबह जब नरेश और उसकी पत्नी दुबई जाने की तैयारी कर रहे थे, तो नौकरानी चाय लेकर सावित्री के कमरे में गई। उसने देखा कि सावित्री फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उसके हाथों में उसके पति की तस्वीर थी। नौकरानी की चीख निकल गई। नरेश दौड़कर कमरे में आया। उसने माँ की नब्ज छुई। वो थम चुकी थी। सावित्री इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। वो आजाद हो चुकी थी उस 4 महीने के चक्रव्यूह से। नरेश ने तुरंत रमेश और सुरेश को फोन किया। दोनों भाई शाम तक मुंबई पहुंच गए। तीनों भाई माँ के शव के पास खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर माँ को खोने का गम कम और इस बात की चिंता ज्यादा थी कि अब अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं जल्दी कैसे पूरी की जाएं। यार, मेरी परसों सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है, सुरेश ने घड़ी देखते हुए कहा। और मेरा दुबई का टिकट कैंसिल हो गया। भारी नुकसान हुआ है, नरेश ने बुदबुदाया। रमेश ने कहा, चलो जल्दी से किसी शमशान घाट ले चलते हैं। पंडित को पैसे देकर सब काम फटाफट निपटाते हैं। जब पंडित ने अंतिम संस्कार की सामग्री और कफन के लिए पैसे मांगे, तो तीनों भाई एक बार फिर हिसाब लगाने लगे। रमेश भैया, कफन के पैसे आप दे दो, मैं पंडित की दक्षिणा दे दूंगा। सुरेश ने कहा, नहीं, पिछली बार जब हम गांव गए थे तो गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा मैंने दिया था, इस बार नरेश देगा। रमेश ने पल्ला झाड़ा। शव के पास बैठी वही बूढ़ी नौकरानी जो पिछले 4 महीनों से सावित्री को देख रही थी, ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में नफरत और घृणा के आंसू आ गए। उसने अपनी कमर से अपने बटुए को निकाला, जिसमें उसकी गाढ़ी पसीने की कमाई के कुछ नोट थे। उसने वे पैसे उनके पैरों में फेंक दिए और तीनों भाइयों की तरफ थूकते हुए चिल्लाकर बोली, धिक्कार है तुम जैसे बेटों पर, जिस माँ ने अपने खून को दूध बनाकर तुम तीनों को पाला, जिसने तुम्हारी एक एक सांस के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। आज तुम तीन बड़े साहब मिलकर उस माँ के लिए एक कफन का टुकड़ा नहीं खरीद पा रहे हो। तुम मर्द नहीं, तुम बेटे नहीं, तुम तो चलती फिरती लाशें हो। पूरा शमशान घाट सा न रह गया। तीनों भाइयों के सिर शर्म से झुक गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चिता को आग दी गई। सावित्री का नश्वर शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा था। उस आग की लपटों में जल रही थी वो ममता, जिसने तीन बेटों को जन्म दिया था, पर बदले में उसे सिर्फ बेरुखी और लाचारी मिली। सावित्री तो चली गई, लेकिन वो पीछे छोड़ गई एक ऐसा सुलगता हुआ सवाल, जिसका जवाब शायद इस आधुनिक और संवेदनहीन समाज के पास कभी नहीं होगा। कि जो माँ अपने तीन बेटों को अकेले पाल सकती है, वे तीन बेटे मिलकर एक माँ को क्यों नहीं पाल पाते? दोस्तों, आपने भी अपने आसपास ऐसा होते हुए जरूर देखा होगा, या फिर
जाने अनजाने कहीं आप खुद भी तो ऐसा नहीं कर रहे, सोचकर बताइएगा। और किस किस ने इस कहानी से सीख लेकर खुद को बदल लेने का संकल्प किया है। दोस्तों, हम सबको याद रखना चाहिए कि आज हम अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।